हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आज आपको ये एसएससीजीडी का 36वां वीडियो लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि अभी जितने भी पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पैटर्न को समझ करके आपके सामने रख देना, ताकि अभी जो पेपर आपका है बाकी उसमें आप बैठ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देख लीजिए। तो एकदम से इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पूरे पैटर्न को समझ करके टोटल 20 क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में का इंपॉर्टेंस बहुत होने वाला है। इसमें बहुत सारी बातों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत सारी टॉपिक्स है आपके सामने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा अर्धगोला समझा देंगे आपको। अगर क्वेश्चन देखा जा रहा है इसमें से, तो विभाजता का नियम से क्वेश्चन बहुत बन रहा है, बेलन वगैरह से। यहाँ पे देखेंगे तो क्यूब से क्वेश्चन बन रहा है। ये सब बातों को मैं बता दूंगा। क्षेत्रमिति से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्लास पहला वीडियो नहीं ना ही पहला क्लास। आज आपको पहला क्वेश्चन मेरे पीछे सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपको आपके सामने दिया गया है। आपकी यहाँ पे देखेंगे बोला है कि 7 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत कितना है जी? 36 है। देखिए 7 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 36 है। तो 7 क्रमांगत अगर सम संख्या लिखा जाए तो आप ऐसा लिखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। 7 क्रमांगत सम संख्या एक x होगा, तो एक x+2 होगा, फिर x+4 होगा, फिर x+ कितना हो जाएगा जी? 1 2 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हुआ अभी तक। और एक और हम कर लेते हैं एक मिनट, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, x+12। कोई दिक्कत है क्या? ये 7 क्रमांगत सम संख्या हो गई। ठीक है, जिसमें ये सबसे छोटी संख्या कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे छोटी संख्या कहलाती है, ये सबसे छोटी संख्या कहलाती है और ये सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है जी? सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। यहाँ तक आपको पूरी अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब बोला है कि इन 7 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत कितना दिया जी? 36 दिया है। तो कहीं ना कहीं ये 36 जो होगा, यहाँ पे बात समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 1 2 3 ये चौथे स्थान पे जो होगा इसी का मान 36 दे दिया है। इसका मान क्या दे दिया जी? 36 दिया है। तो कहीं ना कहीं x+6, क्योंकि बीच वाला ही औसत होता है, x+6 बराबर 36 दिया है। तो x का मान यहाँ से 30 आ गया। x का मान कितना आ गया? 30। तो हमसे अगर पूछा जाए कि सर सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो 30 होता है। ये बात को हम बता दिए। सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, तो 30 + 12 सर 42 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, तो देखिए 30 और 42 का अंतर जो होता है वो होता है 12। 12 आंसर हो गया सी। ये एकदम बेसिक से बताया है, एकदम बेहतर तरीके से बताया। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बात है कि 2 के पावर x से गुना का साइन है। ये 2 के पावर x, ठीक है, 2 के पावर x गुना 4 ठीक है, 2 के पावर x गुना 4 के पावर 12 गुना 8 के पावर 3 के पावर है 16 के पावर 11। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या है? 2 4 8 है, 16 के पावर 11। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इस टाइप को बनाने के लिए? हम सबसे पहले 2 जो पावर में है, नीचे जो बेस में 2 है, सबको 2 बनाएंगे, 2 का पावर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है कि 2 के पावर x है। इसको कह सकता है कि 2 के पावर कितना कह सकते हैं? 2 के पावर 12। कोई दिक्कत है क्या? इसको क्या कह सकते हैं? 2 के पावर 3 के पावर 3, ठीक है, बराबर 16 के पावर 11। इट मीन्स कि 2 के पावर कितना हो जाता है? 16। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 को कह सकते हैं 16 के पावर 11। अब देखिए क्या बातों को। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर बेस समान होता है, सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 24 इंटू, क्योंकि ये गुना हो जाता है, 2 के पावर ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 के पावर 44। ठीक है, अब जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ता है आपस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेस समान है, 2 2 2 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? x + 24 + 9, अर्थात ये कहलाएगा ये 2 के पावर 44 के बराबर। अब हमें पता है कि सर x प्लस, जब यहाँ पे ये बात को समझिएगा, जब बेस समान होता है तो पावर समान होता है, ये पीछे हमने बताया। तो जब हम कह सकते हैं कि x प्लस ये 24 और 9 33, जब सर आधार समान है तो पावर भी आपस में समान हो जाता है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 11। x का मान कितना आ गया? 11। 11 कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपसे क्या बोला था कि फाइंड, तो x का मान याद करें, x का मान फाइंड करें, तो हमारा x का मान 11 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं आगे चल सकता हूँ? आगे चलता हूँ। आगे चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयत्न करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मिनट, ठीक है, कि दो संख्याओं
दो संख्याओं ए, यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, ठीक है। दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर पहली संख्या ए दिया है, दूसरी संख्या 18 दिया है और इनका एलसीएम जो दिया है सर ये दे दिया है 36, ठीक है। तथा महत्तम समापवर्तक 2 है सर, एचसीएफ दे दिया है 2 है, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात करना है। जब इस टाइप से क्वेश्चन दे, बात समझिएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल हम बताया था एक फॉर्मूला कि ए इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एल से एलसीएम, एच से एचसीएफ। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको पता है कि सर ए का मान कुछ नहीं दिया तो ए का मान ए रखने देते हैं, सर बी का मान 18 दे दिया, रख देते हैं, सर एलसीएम का मान 36 दिया है और एच का मान 2 दिया है, ठीक है। तो 18 दूना 36 काट देंगे, अर्थात ए का मान कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए। जब हमें ये बात समझ में आया कि सर ए का मान 4 हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 4 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी विशिष्ट दुकान में लाभ लागत का 380% है। ध्यान सुनिएगा जी, लाभ जो है लागत का 380% है। तब मान लेते हैं कि लागत मूल्य जो होगा सीपी जो होगा 100 रुपया होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या बोला है कि लाभ लागत का 380% यानी कि प्रॉफिट 380 हो जाएगा। तो एसपी जो हो जाएगा ये आ जाएगा 480। बात को समझिएगा, ठीक है, ये बात समझिए। आगे बोला यदि लागत में 20% की वृद्धि होती है, लागत में 20% का वृद्धि होता है, यानी कि 100 का सामान अब क्या होता है कि 120 में बेचाने लग रहा है, ठीक है। और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, पहले जितना था उतना ही बेचा जाता है, यानी कि 480 में ही बेचा जाता है अभी भी, ठीक है। तो लाभ, सॉरी, तो बोला है तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। लाभ, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बच्चा लोग यहीं पे गलती करता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य का कितना परसेंट बोला है, ना कि क्रय मूल्य का कितना परसेंट बोला है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, बात समझिएगा। हमको पता है कि सर ये 480 है, इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये कितना है जी, ये 480 है। तो हमें पता है कि सर लाभ हो कितना रहा है 360 का, और कितना से 480 से, ठीक है। और गुना कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा बातों को। तो 0 से 0 कट गया, ये 18 सॉरी बढ़ती 36 बढ़ चौका 48, ठीक है, कट गया। 4 से काटेगा तो 25 में था, 25 से 75%, 75% ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर, 75% हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे इसलिए लिखे हैं एसपी को क्योंकि यहाँ पे बोला है विक्रय मूल्य से, ठीक। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा। देखिए कई दफ़ा मैथ्स आपको समझने के लिए बहुत बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन पे प्रयास करना होता है, क्वेश्चन को देखना होता है, वरना अगर आप जब तक क्वेश्चन नहीं देखिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा था। अब अगर बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आगे चलो, चलो। बोला है कि एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपये प्रति मीटर की दर से टाइल्स लगवाने की लागत 4000 रुपये है। मतलब एक आयताकार फर्श है जिस पे हमको क्या लगना है, टाइल्स लगवाना है। टाइल्स लगाने का हमारा जो खर्च आ जा रहा है वो 4000 रुपये आ जा रहा है, ठीक है। आगे बोला यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई दे दिया है भाई 8 मीटर, ध्यान सुनिएगा, लंबाई दे दिया है 8 मीटर, चौड़ाई आपसे पूछ दिया है, पूरा खर्च आपको बता दिया कि पूरा खर्च जो हो रहा है टाइल्स लगवाने का वो हो गया 4000। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आयत का, ठीक है। मैं बताया था आपको कि मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा भाई। यहाँ पे आइएगा तो आयत के बारे में बहुत सारी बात को बताना है मुझे। यहाँ पे देखिएगा आयत क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जब देखिएगा बोला क्या है कि आयत क्या है, आयत क्या है, यहाँ पे बोला है कि आयत क्या है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आयत का पूर्ण अवधारणाएं और सूत्र जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सभी बातों को आप समझेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेन, रेड दिखाई दे रहा है, चलिए रेड दिखाई दे रहा है। बोला है कि ये आयत है, ठीक है, आयत है। सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है, इस बात को याद रखिएगा। आयत का सभी जो आंतरिक कोण होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज कि विपरीत भुजाएं आपस में समान और समानांतर होती है, मतलब कि आयत का जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो आपस में समान एवं बराबर होती है, ठीक है। ऐसे अगर आप 2D फिगर बनाइएगा तो आयत इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये बात को समझिएगा, ये आयत है, ठीक है, ये बात को समझिए। इसका जो होता है हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, मैंने पहले बताया हर एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब बोल रहा है कि ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। ये दोनों आमने सामने आपस में बराबर होते हैं, समानांतर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाए, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि पूर्ण सूत्र संग्रह यहाँ पे ये बताया है कि आयत की लंबाई, एरिया और इसका डायगोनल के बारे में बताया गया। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे चल करके देखिए जी, आयत के बारे में जो सूत्र इकट्ठा करना पड़ता है वो ये इकट्ठा करना पड़ता है कि आयत का ठीक है क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल इंटू बी होता है, क्या होता है, एल अगर इसको मान ले, बी इसको मान ले, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछता है कि परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 × L + B होता है, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं इसको परिमाप को, ठीक है।
तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है आयत का परिमाप, ठीक है, यहाँ पे है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब आगे चलिएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये आयत का परिमाप हो गया, आयत का ये हो गया। अब आता है विकर्ण। अब विकर्ण आएगा भाई, आसान से बात बताइएगा। विकर्ण, यहाँ से विकर्ण खींचते हैं तो क्या ये 90 डिग्री है? जब ये 90 डिग्री है, अगर ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √L² प्लस B²। ये 3 फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आयत का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बाकी ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यही सब बात बताया कि क्षेत्रफल के बारे में बताया था, पेरीमीटर और विकर्ण के बारे में बताया था कि इस तरीके की ये फिगर बना के दिखाया गया, ठीक है। देखिए, विशेष प्रकार के आयत के बारे में बता रहा है कि वर्ग बनाता है, समानांतर चतुर्भुज बनाता है, समचतुर्भुज बनाता है। जब ये कंडीशन फुलफिल करता है विशेष प्रकार का आयत, तो कभी कभी वर्ग बनाता है, आयत से ही निकलता है वर्ग, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि माप की इकाई के बारे में अगर आप जानकारी लिखिएगा तो लंबाई मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है या आदि में होता है, बात समझिएगा। मतलब कि होता है जो लंबाई और चौड़ाई जो दिया रहता है वो सेंटीमीटर और मीटर में सामान्यतः दिया रहता है, ये बात को बताना चाहता है। आगे चलिएगा तो विकर्ण भी आपको मीटर और सेंटीमीटर में दिया रहता है, ये बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्षेत्रफल जो होता है ये वर्ग मीटर में होता है, ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ पे देखिएगा तो खर्च और संबंधित प्रश्न के बारे में बोला है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो खर्च होता है इस प्रकार से होता है। देखिएगा, कुल खर्च जो होता है वो क्षेत्रफल गुने दर होता है। कुल खर्च बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुने दर होता है खर्च। अरे भाई, जितना क्षेत्रफल है और किस रेट से आप काम करवा रहे हैं वही तो आपका खर्च है। आगे देखिए क्या बोला है। उदाहरण के लिए मैं बता दूंगा, पीछे कोई दिक्कत नहीं। परिधि के आधार पर खर्च, परिधि गुने दर, इस बात को समझिए। विकर्ण के आधार पर खर्च, बात समझिएगा। ये सब बात बताया है। देखिए जी, सबसे पहले बात समझिएगा, कोई भी खर्च होगा, ठीक है, उस वो फिगर में आपको दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, हम बताते हैं। कोई भी खर्च होगा तो इस बात को याद रखिएगा, एरिया में आपको दर से गुना कर देना था, रेट से गुना कर देता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या बोला कि लंबाई आपका 8 दिया है, चौड़ाई आपका B दिया है और टोटल खर्च कितना हो गया? 4000। हमको पता है कि सर, और रेट कितना दिया है? 125 प्रति मीटर की दर से खर्च करता है। कितना? 125 प्रति मीटर। अब 125 प्रति मीटर की दर से रेट से खर्च करता है तो रेट हो गया 125 प्रति मीटर, बात समझिएगा। हम क्या करते हैं सर, कीमत यानी कि खर्च बराबर जो फॉर्मूला होता है सर, खर्च बराबर जो फॉर्मूला होता है, इस बात को याद रखिएगा, एरिया और गुने दर होता है। ये बात को मैं बता दिया सर। खर्च टोटल आपने 4000 किया था तो 4000 लिख दिए, ठीक है सर। एरिया L इंटू B होता है, तो L सर 8 दिया था, B नहीं दिया था, तो हम 8 गुने B करेंगे तो 8B हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 8B, ठीक है, इंटू रेट आपका जो दिया था 125 दिया था, 125 लिख देता, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये काटिएगा तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 500 हो गया। अब यहाँ पे बात समझिएगा, 5 से काटिएगा तो 100 बार में कटेगा। अब 5 से काटेगा तो 25 बार में कटेगा, 25 का 100, यानी कि B का मान 4 आ जाएगा। ये सही से काट लीजिएगा। B का मान कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। B का मान 4 मीटर आ गया। देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ, पूरा आयत का कंसेप्ट भी बताया, खर्च के बारे में भी बताया। ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे हम ये बात को समझने के बाद, तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 8000 थी। यदि जनसंख्या वृद्धि 30% वार्षिक दर है तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 1 वर्ष बाद कितनी होगी? देखिए, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 1 वर्ष बाद का पूछा, यानी कि टोटल कितना साल लगा? 3 साल लगा। कितना साल लगा? 3 साल लगा। अब क्या बोला है कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या कितना है जी? 8000 था तो 8000 लिखते हैं, ठीक है, 8000 लिखते हैं, ठीक है। आगे अब बोला यदि जनसंख्या में वृद्धि 30% वार्षिक होता है, 30% का मतलब क्या? 3/10, यानी कि 10 से 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि सर ये 13/10 हो जाएगा। ये कितना बार? 3 बार, क्योंकि ये 3 साल हो गया। मैं बताया था कि 3 साल क्यों होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखिए, अगर आपको आंसर लाना है कोई बात नहीं है, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, ठीक है। अब 13 का क्यूब देखिए, यहाँ पे 13 का क्यूब कितना हो जाएगा? 13 का क्यूब होता है 2197। आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कितना होता है, 2197। अब 2197 में से 8 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 56। लास्ट में 6 आएगा सर, लास्ट में 6 यहाँ पे हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बाकी बेसिक्स तो करेंगे सर। 8 × 7 = 56 के 6 हासिल 5, 9 × 8 = 72, 72 × 5 = 77 के 7 हासिल 7, ऐसे करते हैं आप लोग। 8 × 8, 8 × 7 = 15 के 5 हासिल 1, 8 × 9 = 16, 1 × 17 सर 17,576। देखिए भाई, ये किए तो टाइम लगा कि नहीं लगा? मेरा टाइम लगा। जब टाइम लगता है तो हम क्यों इस चीज़ को करें? इकाई अंक से बना के भागेंगे, डिजिटल सम से बना करके भागेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता इकाई अंक क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है बुआ। अब आगे चलते, अब आगे चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 नंबर देखिए क्या बोला है। राम और श्याम की औसत आयु कितना दिया है? 25 वर्ष दिया है। राम है और श्याम है, इसका औसत आयु 25 वर्ष, यानी कि दोनों को मिलाकर के 50 वर्ष हो जाएगा। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक पर, ठीक है। यदि राम और श्याम की
आयु का अनुपात 12:13 है, मतलब राम का अगर 12 साल होगा तो श्याम का 13 साल हो जाएगा, ठीक है, ये आयु का अनुपात है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर ज्ञात करिए। 5 वर्ष बाद आयु का अंतर ज्ञात करिए। एक बात याद करके नोट करके लिख दीजिए कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है, चाहे वो 5 साल बाद हो, अभी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। अब क्या है कि 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 13 12 25 होता है, 25 का वैल्यू 50 हो गया, बस समझिएगा। 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वैल्यू 50 दिया था, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब एक का वैल्यू 2 है तो अंतर कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 साल। चाहे वो 5 साल पहले पूछे, 5 साल बाद पूछे या वर्तमान में पूछे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। अभी इस बात को समझा देते हैं। देखिए, हम बोलेंगे कि आप अपने बड़े भाई से 2 साल छोटे हैं। अगर आप अपने बड़े भाई से 2 साल छोटे हैं अभी, या अपनी बड़ी बहन से 2 साल छोटे हैं, तो आज भी 2 साल छोटे हैं, कल भी 2 साल, आने वाला कल भी 2 साल बाद छोटे रहिएगा। और जो बीता 2 साल पहले की बात करें, उस समय भी 2 साल छोटे थे, तो आयु का अंतर बदला क्या, नहीं बदला, इसलिए आपका आंसर ये समान रहेगा, ठीक है। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि एक मेज पर अर्जित लाभ क्रय मूल्य का 220% है। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, एक मेज का अर्जित लाभ क्रय मूल्य का 220% है। देखिए, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है जी, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, इसमें प्रॉफिट आप 220 का कमा लिए, तो आपका जो अगर 100 रुपये का सीपी है, प्रॉफिट हो गया 220 रुपये का, तो एसपी कितना हो जाएगा जी, 100 और 220 यानी कि 320 का एसपी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यदि विक्रय मूल्य 40% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 100 का सामान अब हम 140 में खरीद रहे हैं, ठीक है, नया वाला, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी कि अब पहले जितना एसपी था उतना अभी भी रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात हम किस पे करते हैं, सीपी पे। वहां पे क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे अलग है। तो हमको पता है कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है सर, ये हम अगर घटाएंगे तो सर 180 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितना से 140 से, ठीक है, और गुना कर देंगे 100। कोई दिक्कत है क्या? ये 0 से 0 कटेगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में, कितना बार में, 7 बार में। यहाँ पे 900/7 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाता है, 900/7। 900/7 करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा जी, बात समझिएगा। ये 7 एकम 7 आ गया, 2 0 हो गया, और 7 दूना 14, 6 60 हो गया, 7 56, 128 दशमलव समथिंग आंसर आ रहा है, और 128 दशमलव समथिंग यहीं पे आंसर है एकमात्र। कोई दिक्कत है क्या? ये ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूँ, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको? देखिए, लगातार अगर आप मेहनत करेंगे, आपका ऐसा हो नहीं सकता कि दिक्कत होगा, पक्का समझ में आएगा बातों को। थोड़ा सा लगेगा कि हम समय लगा रहे हैं, देखिए कोई भी अच्छा काम करिएगा उसमें समय लगता है। अगर आप गलत काम करिएगा तुरंत से हर एक चीज़ अर्जित किया जा सकता है गलत काम करके, लेकिन मेरे भाई अगर आप अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत होगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत तकलीफ होगा, लेकिन क्या करिएगा, आपको करना पड़ेगा ही, ठीक है। चलते हैं, अब आगे बढ़िएगा आप। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि एक अर्धवृत्ताकार यंत्र का परिमाप ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए, रेडियस यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपसे क्या बोला है, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला है, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अर्धवृत्त के बारे में मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है, यहाँ पे आइएगा सामान, ठीक है। देखिए, जब अर्धवृत्त के बारे में जानिएगा तो अर्धवृत्त का पूरा कंसेप्ट और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, परिधि सर्कमफेरेंस माइनस आर्क होता है, जो भी है, ठीक है। इस बात को समझिएगा कि परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या है, यही है जी, वृत्त की परिधि ये कहलाता है, ठीक है, ये परिधि है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या होता है, सर्कमफेरेंस माइनस आर्क का पार्ट, ये आर्क ही है। कोई बात नहीं, छोड़िए, ये सब बात आपको जानकारी होगी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इजी सा बात बताता हूँ आपको, ठीक है। हम सबसे पहले बता दें कि अगर ये अर्धवृत्त है, ये क्या है, अर्धवृत्त है, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या लिखा गया है, यहाँ पे त्रिज्या को 8 से डिनोट किया गया है। ये वाला जो यहाँ पे बिंदी मारे हम, यहाँ पे इसको कहता है केंद्र, क्या कहता है, सेंटर, ओ से डिनोट किया गया था। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए, मतलब ये छोर से लेकर के इस छोर तक बात किया जाए, तो ये कहलाता है व्यास, डायमीटर होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि परिमाप जो होता है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला, जो परिमाप होता है, पैरामीटर जो होता है, ये होता है पाई प्लस, यहाँ पे देखिए पाई आर प्लस 2r, ठीक है, या पाई प्लस 2 इंटू आर। क्या होता है जी, पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि सर्कमफेरेंस माइनस कर्व पार्ट ओनली होता है, ठीक है, इस टू पाई आर। अब बात समझिएगा मेरे भाई, ये बात आपको नहीं भी समझ रहा है, कोई बात नहीं, इसको रगड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दुख तो नहीं हो रहा है, दुख का कारण ज़्यादा लेना है, हाँ, ज़्यादा राजा बनने का शौक बनिए करिएगा तो ज़्यादा दुख होगा, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, ज़्यादा आपको टेंशन हो रहा है। हमें क्वेश्चन क्या समझाना था जी, हमें क्वेश्चन समझाना था कि पाई प्लस 2r होता है परिमाप। क्या होता है, पाई प्लस 2 परिमाप क्या होता है जी, यहाँ पे देखिएगा, परिमाप देखिएगा यहाँ पे, यही ना है जी, क्या होता है परिमाप, यहाँ पे आपको दिखाया गया था, 1 मिनट, यहाँ देखिएगा क्या बोला है कि पाई आर प्लस 2r। ये बात को मैं समझा दूँ क्या,
कोई बात नहीं, मैं पूरा बात को समझा देता हूँ, ठीक है, वरना आपको लगेगा कि सर को तो नहीं आता है, बार बार जाके सोल्यूशन देख रहा है। आइए दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, ठीक है। पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, पूरा वृत्त को आधा से काट दीजिए तो ये अर्धवृत्त हो जाता है, हो गया अर्धवृत्त। अब देखिए अर्धवृत्त हो गया तो यहाँ पे ये जो होता है रेडियस होता है, तो अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा, और ये पूरा क्या है, ये अर्धवृत्त का ये फिगर पे चल रहा है, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका, ये है आपका 2 पाई आर था, तो ये आधा हो जाएगा तो पाई आर हो जाएगा। इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई आर प्लस 2 आर होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आर कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, पाई प्लस 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, पाई प्लस 2 हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए फॉर्मूला पे पुट करते हैं। आर का मान कितना दिया, 14। अब आर का मान 14 दिया है तो क्या करेंगे हम, ध्यान सुनिएगा, ये 14, ठीक है, 14 हो गया इंटू पाई का मान है 22/7 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 7 दूना 14, 14 और 22 जोड़िएगा तो कितना होगा, 14 और 22 जोड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए 7 दूना 14, 14 और 22, ये 44 लिख देते हैं तो 6 3 36 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 14 इंटू 36/7, 7 से काटेंगे 2 बार में, 36 9 72। ये आपके लायक हम कैलकुलेशन भी कर दिए अच्छा से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात आप समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से। चलिए मैं आगे चलूँ क्या, चलिए ये सब बात बता चुके हम, ठीक है। आगे चलते इसमें बिना टाइम पास किए। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे, कि एक परीक्षा में ए बी सी का औसत स्कोर 78 है। 3 लोग हैं, ए बी और सी का औसत स्कोर 78 है, मतलब एक का 78 रहता है। 3 का कितना हो जाएगा, 78 में 3 से गुना करिए। गुना करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए कैसे हो जाता है, 17 21 210 और 18 की 24। ये बात समझ में आता है। देखिए 78 है मेरे भाई, देखिए क्या करेंगे, 70 प्लस 8 कर सकते हैं और इंटू 3, देखिए 17 की 21 210, ठीक है, और 18 की 24, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 234। कितना हो जाएगा 234। ये मन में किया जाता है ऐसा, ठीक है, पेन चला के नहीं। तो ये 234 हो गया। कितना हो जाएगा 234। हमें पता चला कि सर ये तीनों मिलकर के 234 ले रहे हैं, ठीक है। तथा सी डी और ई का औसत स्कोर 52 है। सर सी डी और ई का जो औसत स्कोर है ये 52 है। सर 52 है औसत स्कोर, तो सर 30 25 150 3 गुना 6, यानी तीनों को मिलाकर के 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 156। ये तरीका हम बता चुके हैं। आगे बोल रहा है कि ई और एफ का औसत स्कोर 48 है। सर ई है और प्लस एफ है, औसत स्कोर 48 है, तो दोनों मिलाकर के सर 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। आगे ई और सी का औसत स्कोर 60 है। सर ई और सी का औसत स्कोर 60 है, देखिए दोनों को मिलाकर के 120 हो जाएगा। तो बोला है कि ए बी सी डी ई एफ का औसत स्कोर क्या है। क्या बोला है, ए बी सी डी ई और एफ का औसत स्कोर कितना है ये बताना है। अब बताइए भाई, अब क्या करिएगा आप सोचिए, थोड़ा सा मैं आप पे छोड़ता हूँ, सोच करके बताइए कितना होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बताइए कितना होगा आंसर। नहीं है, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई और एफ का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ई और सी का 120 दिया है, ई और सी का कितना दिया है 120 दिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि सर सी और ई या ई और सी यहाँ पे दिया है कितना, ये जब 120 दिया है और ये तीनों का सम 156 है, तो हम बोल सकते हैं कि सर डी का जो मान होगा 156 में से 120 घटा देंगे तो आ जाएगा सर 36। डी का मान कितना आ जाएगा 36। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा ये बात को समझिएगा, हमसे बोला कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, इसका औसत बताइए। तो औसत यानी कि बटा 6 बताना है हमें, कोई बात नहीं। हमें पता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी का मान 234 है, 234 लिख लेते हैं। सर इसका मान 234 है तो इसका मान 234 हम लिख लिए। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, ये 234 लिखा गया, ठीक है। अब देखिए डी, अब डी का मान सर हमें पता है कि सर डी का मान 36 रख दिए, तो डी के बदला में 36 रख दिए, सर इसका भी काम हो गया। अब ई प्लस एफ है, सर ई प्लस एफ का मान 96 है, तो यहाँ पे हम 96 रख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए कटेगा कैसे, हमें पता है कि सर इस तरीके का है, तो इन सबको जोड़ करके बटा 6 कर देंगे, या एक निंजा ट्रिक बताते हैं, मतलब एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे काटना आसान हो जाएगा। देखिए 6 से काटिए सीधे, 6 से काटिएगा तो कितना, 36 की 18 और 18 4 18 5 4, ठीक है। तो कितना, सॉरी ठीक तो है जी, 5 4 तो कटेगा ये क्या। एक बात बताइए तो, एक मिनट, दशमलव में आ रहा था क्या आंसर, दशमलव में तो नहीं आ रहा है। ये 6 से काटिएगा 36 की 18, 6 चौका 24, ठीक है। तो ये 5 4 हुआ, 6 9 54, ठीक है, 6 9 54 39 आ गया, ठीक है। ये 6 1 36 कर जाएगा, ठीक है। ये 6 से काटेगा तो 6 एकम 6 और 6 1 36, तो 16 6 22, 16 6 22 और 29 और प्लस 22 जोड़ दीजिए। 29 प्लस 22 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 2 5 9 11 61। 61 कहाँ पे, ये आ जाएगा औसत स्कोर। कोई दिक्कत है क्या, औसत स्कोर कितना है जी 61 है। ये तरीका थोड़ा सा सीखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। एक 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, यानी कि टोटल वर्क 10 गुने 24 होगा। तब टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? तो टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? तो हमें पता है कि सर 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भर रहा है। हम मान लेते हैं कि एक नल 1 घंटा में एक काम करता हुआ, ठीक है। तो 10 नल 10 घंटा में, सॉरी क्या बोला कि 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भरती है। तो मान लेते हैं कि एक नल 1 मिनट में एक काम करता होगा, तो 10 नल 10 मिनट में 10 काम कर 10 नल 1 मिनट में 10 काम करेगी। सर हमें पता है कि टोटल वर्क जो हो जाएगा 10 गुने 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 गुने 24, ठीक है। अगर एक की क्षमता से किया गया तो 10 और 24 मिनट है तो 24, टोटल वर्क ये हो गया, ठीक है। तब टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए, 1 घंटा में भरने के लिए मतलब क्या? 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। कितने नलों की आवश्यकता होगी? तो 0 से 0 काट देंगे, 6 चौके 24, यानी कि 4 नलों की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत है क्या? हम कुछ नहीं किए, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दिए भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? आगे चलो, आगे चलूंगा, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 3 से विभाजित है? अब 3 से विभाजित है तो विभाजता का नियम मैं बताया था, इसको आप लिख भी सकते हैं, पिछली क्लास में मैं बताया भी था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। अब 3 से विभाजित हो तो 3 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। सर 7 3 10, यहाँ पे देखिए 7 3 10 10 2 12, सर 3 से कट गया। 9 भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 5 4 9 7, अर्थात ये संख्या जो होगा ये 3 से कटेगा। कोई दिक्कत है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलूँ मैं, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, ये सब बात बता दी हम आपको लास्ट क्लास में, तो इस क्लास में नहीं बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है कि 64 पाई लीटर क्षमता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर बेलन के बारे में आप पूरा बात बताएं। अगर आप बेलन के बारे में बात नहीं जानते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्लास में बताए थे, इसलिए यहाँ पे बस हम रिवीजन करवाएंगे, ये बात को समझिएगा, ठीक है। ये सब बातों को लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। जब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे क्या है कि 64 पाई लीटर क्षमता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या समान है। सर आर और एच दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम इसको हम एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। सर हमें पता है कि क्षमता जो होता है आयतन कहलाता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? अगर नहीं याद है तो चलिए हम बता देते हैं। बेलन का जो आयतन होता है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो सर पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया था 64 पाई। कोई दिक्कत है क्या? सर पाई से पाई काट देते, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर, सर आर स्क्वायर है तो आर की जगह भी एक्स रखना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, अर्थात ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का मान 64 आ गया, यानी कि एक्स का मान 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपसे त्रिज्या पूछे या रेडियस पूछे, दोनों का मान 4 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सब पाई लीटर था, ठीक है, सेंटीमीटर आ गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलूँगा, नेक्स्ट। अब यहाँ पे चलूंगा मैं, तो आगे देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है जी? 8 सेंटीमीटर। दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, बात समझिएगा। तो जो दो घन है, एक मिनट वेट थोड़ा सा करिएगा, देखिए बोला है कि दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, सर दो घन है और प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए का मान 8 दे दिया, A1 का भी और A2 का भी 8 दे दिया। कोई दिक्कत है क्या? आगे बोला है इन दोनों घनों को जोड़कर एक घन बनाया जाता है। दोनों घनों को जोड़ करके एक घन बनाया जाता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब यहाँ पे बात समझिए घनाभ के बारे में, ठीक है, ये बात को समझिएगा। हम जानते हैं घनाभ के बारे में, घनाभ का ये बहुत अच्छा जानकारी दे दिया, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ये क्या बोला कि प्रारंभिक अवधारणा है, देखिए यहाँ पे बोला है कि घनाभ का 6 फलक होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एज होते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। सभी फलक आयताकार होते हैं, मतलब घनाभ जो बनता है वो आयत से ही बनता है, ठीक है। आगे बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को TSA भी बोलते हैं इंग्लिश में, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL होता है। नहीं दिखाई दे रहा, लिख लीजिएगा, 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। ये बात को मैं लिखा दिया। ये जो होता है वर्ग इकाई में होता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी बोले तो यही क्वेश्चन यही बनाते हैं। देखिए जब क्वेश्चन है कि घनाभ के सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बात समझिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × L + B × H होता है, ठीक है। आधार का परिमाप इंटू हाइट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयत है, आयत का वॉल्यूम इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है घनाभ का आयतन L × B × H होता है। घनाभ का आयतन जो होता है
वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को जब आपस में गुना कर लीजिएगा तो घनाभ का इतना आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है घनाभ द्वारा घेरा गया स्थान। जब घनाभ द्वारा घेरा गया स्थान के बारे में बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तो ये क्या आता है, घनाभ का विकर्ण डी बराबर क्या था, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इकाई सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए होता है, तो वो भी ये बना देता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, आगे चलता हूँ मैं। देखिए, इससे पहले पीछे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला जी, देखिए जब दो घनाभ को आपस में जोड़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा, जब दो घनाभ आपस में जुड़ता है, ये बात एकदम याद रखिएगा कि जब दो घनाभ आपस में जुड़ता है तो क्या होता है, लंबाई में चेंज होता है, चौड़ाई में नो चेंज होता है, ठीक है, और ऊंचाई में नो चेंज होता है, जब वो लंबाई के बेसिस पे सटा के किया जाए तो, ठीक है। तो क्या बोला कि दो घनाभ के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, चौड़ाई, तो चौड़ाई भी 8 ही, चौड़ाई 8 ही रहेगा और ऊंचाई भी 8 ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोला है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है मेरे भाई। अब हमें पता है 2 इंटू एल का मान सर दिया है 16, तो 16 8 28 होता है, तो 128 लिख देता है, ठीक है। अब क्या होता है, 8 28 64 होता है, क्या है बी एच 8 28 64 हो गया, और एच एल ठीक है, एच एल तो 16 8 28 से 128 लिख देते हैं। अब बात समझिएगा हमारा, यहाँ पे जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में 4 है, 0 है, 8 है, 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं। सर 8 है, 8 4 12, 12 8 20, ठीक है। अब 20 में लास्ट से गुना करिएगा तो सर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये इकाई अंक से कर लेते हैं, अर्थात इन सबको गुना जब करते हैं तो आपका आंसर इतना ही आता है 640। मैं आगे चलूँ, गुना करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बोलता है कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करे तो भी यही आंसर होता। नेक्स्ट, अब देखिए बात लोगों, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए बोल रहा है कि राकेश नाम का कोई लड़का है, राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक, 92% और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। भाई राकेश क्या किया, लड़का है, लड़का है और एक लड़की है, ये 92% हो गया। जो लड़की है, राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक लाया वही, और किरण ने उसी परीक्षा में 96% प्राप्त किया। किरण नाम की कोई लड़की है, वो 96% मार्क्स प्राप्त करती है। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है, ये बात को समझिए। भाई एक बात बताइए, टोटल बात समझिएगा। यहाँ पे एक 92% अंक लाता है, एक 96% अंक लाता है, बात समझिएगा। तो ओवरऑल अंक का प्रतिशत जब हम देखने जाएंगे तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से भाग करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 46, और ये जब 2 से काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा 48। बात समझिएगा, 46 और 48 को जोड़िएगा तो 4 और 4 8, 8 और 6 14, यानी कि कितना हो जाएगा जी, 94। कितना परसेंट हो जाएगा, 94%। बात समझिएगा, जब एवरेज स्कोर 94% हुआ, बात समझिएगा, तो टोटल कितना अंक है, 375 है। तो 375 का 94% एक क्या आया, तो दोनों हो जाएगा 94/100, 94/100 गुना 2, क्योंकि 2 आदमी था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 से काटना चाहते हैं तो 25 से काटिए, 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25 125 हुआ यहाँ पे, क्योंकि 12 बचा, 25 25 125, ठीक है। 25 से काटेगा तो 25 चौका 100, ठीक है, 4 बार में। ये 2 से काटेगा तो 2 बार में, ये 2 से काटेगा तो 47 बार में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 47 गुने 15 हो गया, तो 15 से डायरेक्ट गुना करिए 47 में। 15 में जब 7 से गुना करिएगा तो 15 7 कितना होता है, 105, हासिल हो गया 10, 15 चौका 60, 10 70, यानी कि 705 मेरा आंसर आएगा। 705 ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। देखिए 15 का पारा पड़ेगा तो 15 का 15 में 30, 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 35 से 15 150। भाई अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम आपके सामने टेबल हम पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपसे बड़ा लापरवाह कौन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देखिए आपको भी साथ में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। 16 नंबर क्या कह रहा है, ये बात को समझिए। बोला है कि यदि रमन एक कार इतना में रुपए की खरीद कर उसे इतना रुपये में बेच देता है तो रमन का प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर 5 लाख में खरीदा और 4,20,000 में बेच दिया, तो सर जो घाटा हुआ वो हुआ 80,000 का। कितना का घाटा हुआ जी, 80,000 का। और कितना पे हुआ, तो 5 लाख पर हुआ। कितना पर हुआ, 5 लाख पर हुआ, ठीक है। ये बात को समझिएगा, 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, गुना कर दीजिए 100, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 गुना 10 काट दीजिए, ठीक है, यानी कि 16% का लॉस हो गया। कितना परसेंट का लॉस हो गया जी, 16% का। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है और ट्रेन 1 किलोमीटर के 7/10वें की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, हमें पता है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सर 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहा है, तो स्पीड हमें पता चल गया 36 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। अब ध्यान सुनिएगा, बोला है कि ट्रेन 1 किलोमीटर के 7/10
10वें भाग। तो 1 किलोमीटर का 7 डिस्टेंस जो हो जाएगा, 1 किलोमीटर का 7/10वां भाग करिएगा, यानी कि 7/10 किलोमीटर हो जाएगा। 7/10 किलोमीटर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमें पता है कि सर टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। सर डिस्टेंस है 7/10, ठीक है, और स्पीड सर 36 दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो स्पीड दिया है ये 7 सेकंड में दिया है, कोई बात नहीं, जब सेकंड में दिया है तो मीटर में हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, कोई बात नहीं, ये सेकंड में दिया होगा, ठीक है, तो हम इसको सेकंड में बनाते हैं। जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल दे तो 5/18 से गुना करते हैं, कितना से 5/18 से, 18×36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो करिएगा 7/10 किलोमीटर का मतलब होता है 700 मीटर, कितना हो जाएगा 700 मीटर। अब हमें पता है कि सर टाइम बराबर होता है, डिस्टेंस है सर 700, स्पीड सर है 10, यानी कि 70 मिनट लग जाएगा, 70 सेकंड, सॉरी 70 सेकंड, तो 70 सेकंड ऑप्शन मेरा ए हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? देखिए कुछ नहीं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, वहीं से सब फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन नंबर 18 आपका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि राम और श्याम एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, बोला कि राम और श्याम एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला है श्याम और सोहन उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम, अब एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा बात को, आर से राम कर देते हैं और एस से श्याम कर देते हैं, क्या है, कोई दिक्कत है क्या? राम और श्याम एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। श्याम और सोहन, एस से श्याम, एस ओ से सोहन सीधे कर लेते, ठीक है। श्याम और सोहन उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। राम, श्याम और सोहन एक साथ उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है बोला है कि राम, श्याम और सोहन इसे कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? राम, श्याम और सोहन एक साथ उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 18 के 24, 12 24 और 6 चौका 24। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या है, श्याम 2-2 बार है, श्याम 2-2 बार है, इसलिए श्याम से ही पूछेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोला है कि राम और सोहन को एक साथ कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं, हम बता देंगे। देखिए जी, यहाँ पे हमें पता है कि सर यहाँ पे 3 2 5 है और यहाँ पे 4 है, तो एक्स्ट्रा कौन हो रहा था? श्याम, अर्थात श्याम का वैल्यू हो जाएगा 1। श्याम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये थोड़ा कॉमन सेंस से यूज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये 1 है, टोटल 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अगर ये 1 है, टोटल 2 है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है क्या? सॉरी, थोड़ा सा गला खिंच गया है, कोई बात नहीं, मैं चल करता हूँ, ठीक है। आर का मान है 2, एस एच का मान है 1 और एसओ का मान है 1। देखिए 2, 1 3 और 1 4 सेटिस्फाइड कर रहा है, सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, आपको ये समझना है कि राम और सोहन को एक साथ काम कंप्लीट करना है। सर राम है 2, सर सोहन है 1, अर्थात 2 और 1 3 काम चलेगा 3 की स्पीड से, तो 24/3 कर लीजिए, यानी कि काम हो जाएगा कंप्लीट 8 दिनों में। काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 8 दिन में। ये लिख लीजिए, कितना दिन में कंप्लीट होगा? 8 दिनों में। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बोला है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है। कितना परसेंट? 45% भोजन पे खर्च करता है, और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में खर्च करता है, ठीक है। यानी कि 45% यहाँ, 5% यहाँ, यानी कि 50% खर्चा हो गया है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धाश्रम पे खर्च करता है तो ए का वेतन ज्ञात करें। भाई ये इतना क्वेश्चन है, 40 और 45 और 5 50% खर्चा कर चुके हैं। अब 50% का वैल्यू दे दिया था 28,500, ठीक है। तो आपसे पूछा कि ए का वेतन ज्ञात करता है। वेतन कितना होता है? 100% होता है, तो 2 से इधर गुना, 2 से इधर गुना, ठीक है। अब हमें पता है जब 2 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 100%, और इधर हो जाएगा कितना? ये डबल जीरो था, डबल जीरो रख दीजिए लास्ट में। 2 से गुना करेगा, 2 5 10 के जीरो हासिल 1, 28 9 56 और 1 57, यानी कि 57,000 आंसर हो गया। 57,000 कहाँ पे जी? यहाँ पे देखिए 57 के का मतलब 1000 ही होता है। मैं आगे बढ़ूँ, ये सभी बातों को आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि लास्ट है। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं बीच में कहीं कुछ नहीं बोला हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ बहुत हेल्पफुल करता है, आपको बहुत सारा चीज़ों की जानकारी देता है, तो आप वीडियो को बहुत जगह और बहुत अच्छे लोगों के पास शेयर करिए कि आप भी पढ़ करके जल्दी से प्रिंस सर का वीडियो देख करके आप आगे निकल जाइए, ठीक है। तो विद शेयर और लाइक पूरा कमेंट वमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझने हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है तो बताइए हमें, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बोला आपसे क्वेश्चन नंबर 20 के एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है।
यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितना थी? कोई बात नहीं, 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या x मान लेते हैं। हर एक साल 3 वर्ष बढ़ रहा है, तो यानी कि एक साल बाद 103/100 हो जाएगा, फिर अगला बार 103/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? और ये बराबर किसका हो जाएगा मेरे भाई? ये बराबर हो जाएगा 21, 2, 1, 8 का। कोई दिक्कत है क्या? ये बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन में बस आप x का मान निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब समझिएगा बात को। अब बोलिएगा कि सर ये अगर हम चाहें तो क्या ये क्वेश्चन डिजिटल सम से, सॉरी, बिना पेन चलाए बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखिए डिजिटल सम से कैसे बनाते हैं। देखिए हमें पता है कि सर नीचे 0 0 है, ठीक है, 3 और 1 4। देखिए जिसको नहीं डिजिटल सम है वो बेसिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, 3 और 1 4, वेट कहीं फिर सकता है, ये होता था। ठीक है, 3 और 1 4, यहाँ पे करेंगे तो 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का 4 चौका 16, यानी कि 4 चौका 16 यानी कितना हो जाएगा? 7 बराबर। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पे जब गुना करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 9, कट गया। ये 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 लाना है, तो 5 कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन से चलते हैं। 8 1 9 है, 9 है तो 9 7 63, तो 6 3 9 हो जाएगा। ये वाला आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये 9 1 10 है, तो 10 है तो 1 है, तो 1 गुने 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 7 गुना 14, 7 गुना 14 14 1 15। देखिए यहाँ पे 2 लाख आ गया, सॉरी 20,000 आंसर आ गया। क्या हो जाएगा? 20,000। मेरे भाई इस तरीके से डिजिटल सम से क्वेश्चन बनाते हैं। ये बात उन्हीं को समझ में आया होगा जिनको डिजिटल सम पता है। नहीं समझ में आया तो यहाँ से बेसिक से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं है। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।